अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फायज़ अब्दुल नावल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेरे कातिल मेरे हम नवा बाय फ़ायज़ा बतूल की 8वीं किस्त के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको नावल पसंद आ रहा होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं 7वीं किस्त। बुखार बहुत तेज़ है, टीका नहीं लगाऊंगा, आप इन्हें ये दवाई खिला दीजिएगा। जब बुखार उतरेगा तो फिर टीका वगैरह लगा दूंगा। गांव के मामूली डॉक्टर से हया का चेकअप करवाया गया। दवाई उसने पकड़ाई और जाने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। मोहसिन ने उसे दरवाजे तक छोड़ने गया तो वो रुका। मोहसिन लाला, बेहतर होगा आप भरजाई को शहर के अस्पताल चेक करवा लें। वो किसी सदमे के ज़ेरे असर है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे ही रहा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकती है और फिर आपकी नस्ल पर मनफी असरात मरतब होंगे। वो जाते जाते मुबहम अंदाज में मोहसिन को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। अपने दवाइयों वाले बैग से कुछ निकाल कर मोहसिन के हवाले किया। उन्हें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं दिल से दुआगो होऊंगा कि उनका हमल ठहर जाए। मुबारक इन एडवांस। मुस्कुरा कर कहता वो बाइक स्टार्ट करते चला गया था। मोहसिन ने अपने हाथ में पकड़ी चीज़ को गहरा सांस लेकर कमीज़ की जेब में डाला और अंदर की जानिब बढ़ गया। अब्बा जी और अम्मा की बातों की आवाज़ें उनके कमरे से बाहर तक आ रही थी। अब्बा जी बख्त बीबी के रवैये से सख्त नाला थे और शदीद गुस्से में भी थे। मोहसिन गहरा सांस लेता कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में सिवाय भाभी और बाजी साइमा के कोई और मौजूद न था। मोहसिन के आते ही वो दोनों कमरे से चली गई। मोहसिन ने दरवाज़ा बंद करते हया के बेसुध वजूद की जानिब कदम बढ़ाए। उसकी चारपाई के पास कुर्सी रखकर बैठे उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी जानिब देखा, जिसके रुखसारों पर आंसुओं के निशानात वाज़ेह थे। मस्कारा लगी पलकों की स्याही बहकर रुखसार को तारीक कर गई थी। होंठों पर लगी मध्यम सुर्खी अब मिटने को थी। उसके वजूद पर पहना सुहाग का जोड़ा मोहसिन की तवज्जो खींच रहा था। ये वही जोड़ा था जब मोहसिन ने पहली बार उसे इस्तेहकाक से देखा था, हक से महसूस किया था, अपना बनाया था और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह भी किया था। हया की इज्जत की हिफाजत उसने कब की थी? हमेशा उसके हक में बोलने वाले सिर्फ अब्बा जी थे। वो कहाँ था? उसका हया की ज़िंदगी में क्या किरदार था? बहक के शोहर के, सरबराह के, उसे चाहिए था हया के मान, इज्जत, आबरू की हिफाजत करता। उल्टा वो उसे समझाता था। मोहसिन गलत करता था। हाँ, मैं गलत करता हूँ, मोहसिन ने खुद से कहा। हया के चेहरे को देखता वो कितनी देर बिना हरकत के बैठा रहा था। हया के लिए उसके दिल में जज्बात थे, उन्हें जज्बात से वो डरता था। उसकी ज़िंदगी में वो शामिल कहीं दिल के गोशी में ये दुआ चुपके से वो करता था, और जब वो शामिल हुई तो खुद ही उस अता का कुफ्र करता रहा। मोहसिन उसके चेहरे की जानिब देखता खुद का एहतसाब कर रहा था जब उसे कसमसा कर जागते पाया। मोहसिन सोचा कि भंवर से निकलता उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था, जो खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। हया, बुखार है तुम्हें, कुछ खा लो, फिर ये दवाई खानी है, उसकी पेशानी को छूकर कहते वो उसे सहारा देने लगा था। हया ने उसके हाथ पीछे किए और खुद के सहारे उठकर बैठी। जब सहारे की ज़रूरत थी तब दिया नहीं, कहते हुए उसकी आंखों में नमी की तह चमक उठी थी। होश में आते पहला एहसास ही माँ से जुदाई का था। रूबरू होकर भी वो बेबस थी कि उनसे मिलना मुहाल था। कुछ खा लो फिर दवाई, जब साथ नहीं दे सकते तो एहसास करना जेब नहीं देता। हया ने उसकी बात काट कर एहसास से आरी लहजे में कहा। मोहसिन बाहर जाते हुए उसे एक नज़र देकर गया। हया ने आंखें मूंद ली। हाँ, नहीं देता, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हूँ। दूध का गिलास उठाए वो कमरे में दाखिल हुआ और उसकी आवाज़ पर हया ने उसकी तरफ देखा। हैरत है, एक दागदार लड़की की फिक्र कर रहे हैं। अपनी जानिब बड़ा दूध का गिलास पीछे करते वो तंजिया अंदाज में बोले थे। उस दागदार लड़के से मोहब्बत हो गई है। दूध का गिलास वापस उसकी जानिब बढ़ाते मोहसिन भी उसके करीब बैठा था। हया कितनी साख्ते खामोश रही थी। मोहब्बत मजबूर लोग नहीं करते, दिल किस मजबूरी को देखता है। यूँ कहें मुझ पर दिल आ गया है, इस दिल लगी को मोहब्बत का नाम तो ना दे। मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो ये सच है, ये भी सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये मौजज़ा कब हुआ? हया के लहजे में हैरानगी नहीं थी,
बस मामूली सा तजस्सुस था। आहा को उसे भी तो मालूम होना चाहिए था, उसका शौहर उससे मोहब्बत का दावेदार ठहरा था और उसे इल्म ही नहीं था। तुम्हारे किरदार की मजबूती ने मुझे अपना सीख कर लिया है। उसके जवाब पर हया की आंखों में हैरानगी उतरी थी। बुखार की तमाज़त से सुर्ख होती आंखें हैरानगी समोए हुए खूबसूरत दिखाई दे रही थी। एक दागदार लड़की का किरदार कैसे मजबूत हुआ। उसकी बोलती नज़रों से नज़रें फिसल कर उसके पसीने से शराबूर सीने पर टिकी थी। गर्मी थी, कमरे में हबस था, पंखा चल भी रहा था, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी। उसकी नज़रें हया के चेहरे पर ही थी। एक शौहर से उसकी बीवी का किरदार छुपा रह सकता है? उसे जवाब देने की बजाय मोहसिन ने सवाल किया। हया ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी नज़रें हया के चेहरे के एक एक नक्श पर बोसों प्यार कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे किरदार की सच्चाई को। तुम्हारे किरदार पर तोहमत लगाई गई है। ये बात मैं सबको बताऊंगा और सबको यकीन करना पड़ेगा। उसके लबों से दूध का गिलास लगाते वो उसके वजूद को बैक वक्त सुकून पहुंचा रहा था और उसी पल रूह को अजियत पहुंचा रहा था। लोग आपकी बात पर यकीन कर लेंगे? फिर से गिलास को होंठों से हटाते वो तंज़ी अंदाज में बोली। मोहसिन की पेशानी पर सिलवटें नमूदार हुई। लोगों की तोहमतों से सच बदल नहीं जाएगा। उसका चेहरा पकड़ कर लबों से लगाया। उसकी पकड़ में सख्ती थी। हया को चारों नाचार दूध के घूंट भरने पड़े। उसकी फिक्र पर वो अंदर तक जख्मी हुई थी। ये वही मोहसिन था जिसके सामने अभी वो हाथ तक जोड़ चुकी थी। उसकी माँ की मिन्नतें कर रही थी, अपनी माँ से मिलने को तड़प रही थी और उससे इजाज़त नहीं मिली। आप मजबूर हैं मोहसिन, आप मेरे शौहर हैं, मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं, लेकिन माशरे के मजबूर मर्दों में ही शुमार होते हैं। आपके पैरों में ख़ानदान की इज़्ज़त नामूस की बेड़ियाँ हैं। आपके हाथ बंधे हैं, आपकी ज़ुबान पर कफ़ल है। आपने मुझे आज वहाँ छोड़ा जहाँ मुझे आपके साथ की ज़रूरत थी। मेरी माँ तड़पती रही थी। मोहसिन, मैंने हर एक के सामने हाथ जोड़े। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार तो मिलने देते। पता नहीं वो कैसी होंगी, किस हालत में होंगी। आप सब बहुत बेहिस हैं मोहसिन, बहुत बेहिस। स्टील के गिलास को एक झटके से दूर उछालते वो ज़मीन पर गिरा चुकी थी। अपने लफ्ज़ों की निश्चित से मोहसिन को जख्मी कर चुकी थी। उसके लहजे में बिखरी किरचियाँ मोहसिन को अजियत दे रही थी। वो रो रही थी और मोहसिन में इतनी हिम्मत नहीं थी उसे खामोश करवा देता। उसने शिकवा किया था मोहसिन से। उसके शिकवे का मान मोहसिन ने निभाना था। उसे शानों से थाम कर वो सीने से लगा चुका था। बुखार की शिद्दत से तमतमाता जिस्म मोहसिन के वजूद में हिद्दत उतार रहा था। मोहसिन ने सख्ती से उसे खुद में भींचा। हया उसके हसास से निकलने की कोशिश करने लगी थी। मोहसिन ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर करके देखा, जिसकी सुर्ख नज़रों में आंसू तैर रहे थे। मोहसिन ने उन पुरहिद्दत आंखों पर लब रखे थे। हया उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए चारपाई से उठने लगती। जब चकरा कर गिरती, मोहसिन ने उसे संभाल लिया। अंदर दिल घबरा रहा है, बाहर हया को क्या महसूस हो रही थी। तभी जल्द बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसके अल्फाज मुकम्मल ना होने पाए थे कि उसे कह आई और मोहसिन के कपड़े गंदे हुए। उसने जरूरत से हया को बिठाकर उसके शाने दबाए थे। हया ने फिर से कह की और सांस बाहर किया। मोहसिन ने खोंटे से कपड़ा उठाकर हया का मुंह साफ किया और उसका चेहरा ऊपर किया। पानी का गिलास उसे पकड़ाया और एक दो घूंट से पानी पिलाया। हम शहर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है हया। हया के चेहरे को थाम कर वो फिक्र से कह रहा था। हया ने उसके सफ़ेद सूट पर फैली गंदगी को देखकर मोहसिन को शर्मिंदगी से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र और परेशानी के सिवा कुछ न था। ना कोई कराहियत, ना कोई गुस्सा, ना कोई जब्त। वो हया की निढाल होती हालत को देखते परेशान था। आपके कपड़े, हया ने कहना चाहा तो वो उसके लबों पर उंगली रखकर सर नफे में हिलाकर उठता बाहर चला गया। कुछ देर में वापस आया तो उसके गले में शलवार और बुनयान थी, हाथ में कपड़ा था। हया के करीब बैठे वो गीले कपड़े से उसके चेहरे समेत उसकी नजर आती जिसमें घेसों को साफ करने लगता। हया जलती आंखों से उसे देखती रही थी। उसका सफ़ेद बुनयान पहना वजूद सांवला सा था। हया ने उसके ब्रहना शानों पर जलता हाथ रखकर उसे मना किया तो वो रुक कर उसे देखने लगा।
میں ٹھیک ہوں، رہنے دو۔ تم ٹھیک نہیں ہو، ہم چلتے ہیں نا شہر۔ کپڑا ایک سائڈ پر رکھتے وہ حیا کے چہرے کو تھام گیا۔ گھوٹے سے اس کے چہرے کو سہلاتے وہ مضطرب سا تھا، چہرے سے پریشانی جھلک تھی، نظریں بے چین سی حیا کے چہرے پر تھی۔ وہ سچائی چھپا نہیں پا رہا تھا کہ وہ حیا سے محبت کرنے لگا ہے، وہ اس کی فکر کرنے لگا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ محسن کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر گویا وہ تسلی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی کی لکیر، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ محسن کی نظریں خود کی آنکھوں کے بعد ہونٹوں پر ٹھہری محسوس ہو رہی تھی۔ حیا نے محسن کے چہرے پر ہاتھ رکھا، آہستہ روی سے اس کی داڑھی کے بعد گلے اور سینے پر سرکایا تھا۔ اس کے بنیان کے گلے کو ہاتھ میں دبوچ کر محسن کا چہرہ خود کے چہرے کے قریب کیا۔ محسن نے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے چہرہ اٹھائے لبوں کو نیم وا کیے ہوئے تھی۔ محسن نے پرسکون ہو کر اس کو اپنے ہزار میں لیتے پیشانی پر دہکتے لب رکھے تھے۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ حیا نے بند آنکھوں سے ہی اس کے گلے کو لبوں سے چھوا اور اس کے سینے پر سر رکھ لی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ حیا کو اپنے ہزار میں لیا اور مجھے اور پرواہ نہیں، آپ میرا سچ جانتے ہیں، مجھے یہی کافی ہے۔ اپنی انگلی کی پور سے اس کے سینے کو سہلاتے وہ مدھم سی آواز میں بولی، مجھے کافی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری بیوی کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کا حیا کرے۔ اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کے ارادوں کو پختہ دیکھ حیا نے خاموشی کا لبادہ اوڑھا تھا۔ وہ اسے اس کی اجازت سے خود میں سمیٹ رہا تھا اور حدت رات کی تاریکی ہر سو پھیل رہی تھی، جس کے آغوش میں دو دل مل رہے تھے مگر چپکے چپکے جاری ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فائزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔